हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों। आज का क्लास सिलेबस से हटके है और ये जो क्लास है न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत सारे जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत सारा चर्चा में रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप लोग लगता है कि यार क्या लिख दिया लेखक। अगर कोई एडिटोरियल पढ़ रहा है आपको नहीं पता है कि सार्क क्या है, आसियान क्या है, आसियान के कौन कौन से देश है, अंगटाड क्या है, ग्रुप 8 क्या है, ग्रुप 7 क्या है, बिमस्टेक क्या है, इस तरह से तो आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो मैं सोचा कि क्यों ना 5 मिनट का एक वीडियो इसी में बना दिया जाए कि ये सब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जो महत्वपूर्ण है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दिया जाए और आप लोग इसको राइट डाउन करके अपने टेबल पे चिपका लें ताकि आपको लगे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको लगे कि ये वाला जो सार्क बोला जा रहा है सार्क ये है। सार्क में इतने सारे देश है, अगर सार्क की बैठक ना हो रही है तो इसके पीछे कहीं मैं कुछ और बातें इसमें डिटेल से चर्चा करूँगा। वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सार्क ये वाला सार्क मछली वाला सार्क नहीं दोस्तों, ये सार्क है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। दक्षिण एशियाई, अगर हिंदी में बोले दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, ठीक है दोस्तों। ये दक्षिण एशियाई सहयोग, एक मिनट दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका क्या है, इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका हिंदी है। इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए दोस्तों, इस सार्क जो है इसमें इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है दोस्तों, याद रखिए 8 दिसंबर 1985 में। ये फैक्ट है। मुख्यालय है नेपाल काठमांडू में, ठीक है, मुख्यालय है नेपाल काठमांडू में। सदस्य है अफगानिस्तान, आप इसको फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अफगानिस्तान, मैं इसे सिंपल लिख दिया हूँ। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दोस्तों भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ये उसके सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ इस पर। अगर मैं बोलूँ कि सार्क मर रहा है, क्या दोस्तों, सार्क जो है वो मर रहा है। अब आप इस पर सोचिएगा, आप गूगल करिए चाहे जो कुछ भी करिए, आपको ये अपने से जान लेना है, खुद से जान लेना है गूगल करके, चाहे जैसे भी जाने कि आखिर सार्क मर क्यों रहा है, सार्क मर रहा है, इसका मतलब क्या है सार्क। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका बैठक नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्या रीज़न है कि बैठक नहीं हो रहा है। अगर पाकिस्तान रीजन है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो भारत इसको सस्पेंड, पाकिस्तान इसमें आने से इनकार कर, जो भी हो उस सारे रीजन को आप गूगल करके निकालिए, अपने कॉपी पर नोट डाउन करिए और खुद से समझिए इसको, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आ रहा है सार्क मर रहा है, चाहे सार्क अपने महत्व खोते जा रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सार्क मर रहा है, तो आप इसको जानिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दिया कि सार्क में इसका स्थापना, मुख्यालय और क्या कितने सदस्य हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा अभी भारत बहुत ज़्यादा न्यूज में है कि भारत जो लुक ईस्ट पॉलिसी अपना रहा है, पूर्व की ओर देखो, तो इसी देश की ओर देखने की बात कर रहा है। यही से आसियान के जो देश है, आसियान के देशों में देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ। अब मैप से परिचित नहीं है तो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ। तो एशिया के जो दक्षिण पूर्व में स्थित देश है वहीं 10 गो देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया हुआ है। तो आप जाके मेरा मैप वाला वीडियो देखिए कि मैं बताया हूँ उसमें जो साउथ चाइना सी विवाद है उसी के आसपास जो 10 गो देश है, साउथ चाइना सी के आसपास वहीं 10 देश है। इसमें इसकी स्थापना देखिए दोस्तों, स्थापना होती है 1967 में, 1967 में स्थापना होती है, सदस्य देश है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान देने वाला है कि जब ये इसकी स्थापना होती है 1967 में, तो उस समय इसमें कितने 5 ही राष्ट्र थे। और 5 राष्ट्र कौन कौन से थे, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था एंड थाईलैंड था, ठीक है दोस्तों। बाद में इसमें और 5 राष्ट्र जुड़े, मतलब एक ही बार में 5 राष्ट्र नहीं जुड़ गए, धीरे धीरे करके और 5 राष्ट्र जुड़े, जिसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार है। तो इस तरह से अभी वर्तमान में याद रखिएगा जब इसकी स्थापना होती है तो इसमें 5 सदस्य थे, वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। अब इससे भारत का क्या रिलेशन है, भारत इसमें इसके बैठक में जाता है कि नहीं जाता है, ये बातें आपको
आपको पढ़ना है, गूगल करके पढ़ना है, चाहे जैसे भी करके पढ़ना है, या आपको जानकारी निकाल के और आपको खुद से देखिए मैं सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर आप मेहनत नहीं कर पाइएगा। और मेहनत अब बना बनाया खाना मिल जाए तो सबको आसानी होता है, लेकिन फिर उसका महत्व नहीं पता चलता है कि आखिर खाना बनाने में कितना मेहनत लगा है। तो इसीलिए आप क्या करें, आप करें ये कि आप ये जानें कि गूगल करें, चाहे जैसे भी किसी बुक मुझसे मिले वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करें। तो ये करें कि आप ये जाने कि इसमें भारत जाता है, और भारत इसमें अगर जा रहा है, इसकी बैठक में जा रहा है, इसमें इसका सदस्य बनना चाह रहा है तो क्यों बनना चाह रहा है, फिर इत्यादि सारी बातों को आप इकट्ठा करेंगे और लिखेगा अपनी कॉपी में, ठीक है। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ग्रुप 8। ग्रुप 8 को G8 भी बोला जाता है। G8 अभी वर्तमान में G7 बना हुआ है। प्रेजेंट में ये क्या है, प्रेजेंट में G7 है। G7 क्यों है, क्योंकि रूस को सस्पेंड कर दिया गया। जब ये 2014 में सीरिया पे आक्रमण करता है तो उस समय इसको सस्पेंड कर दिया जाता है इससे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इसका ग्रुप 8 जो है G8 अभी G7 बना हुआ। तो G7 में कौन कौन से सदस्य हैं, कनाडा है दोस्तों, ये विकसित देश, डेवलप्ड देश का एक संगठन है। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, USA है, जापान है, UK है, एंड रूस था, लेकिन इसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप ग्रुप 8 के बारे में याद रखिएगा। फिर आता है अंकटाड। अंकटाड का होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन। अब आपको इसका स्थापना देखिए, शायद नीचे नहीं देख पा रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। स्थापना है 30 दिसंबर 1964 को, 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और राष्ट्र इसमें टोटल 194 राष्ट्र हैं। यानी कि यूएनओ जो आप यूएनओ के बारे में आप जानते होंगे, यूएनओ को बहुत ज़्यादा फेमस संस्था है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि आप उसके बारे में जानते होंगे पहले से। तो यूएनओ में 193 है, जबकि इसमें 194 हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इसके बारे में आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, कैसे है, तो इसके बारे में मैं 2-3 और संगठन आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देख लेता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने 3-4-5 शायद संगठन जान लिए थे। अगला संगठन जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं वो है 5वां, अगर 4 होगा तो 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10 महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों। इसके बारे में यूएनओ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए यूएनओ के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यूएनओ के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो अब देखिए वो 4 वो था, 5वां है G77। G77 कहने का मतलब ग्रुप 77, समूह, अगर हिंदी में बोले तो समूह 77। ये तीसरी और चौथी दुनिया का एक संगठन है। तीसरी और चौथी दुनिया का मतलब जो एकदम अल्प विकसित देश है या जो फिर विकासशील देश है, तीसरी और चौथी दुनिया का एक संगठन है, याद रखिएगा। अगला है G24, हाँ G24। ये G77 यानी G77 का ही एक अंतर्गत लघु समूह है। उसी के जो सारे देश है उसी में से 24 देशों ने अलग मिलके एक संगठन बनाया जिसको क्या बोलते हैं, G24, ठीक है। तो याद रखिएगा। G15 ये डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश है उसके एक समूह। इसका सदस्यों को जानने के बारे में इतना 77 देश, 24 देश, 15 देश जानने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप याद रखिएगा कि ये डेवलपिंग कंट्री है, तीसरी चौथी दुनिया का संगठन है, और ये 77 का ही एक छोटा सा टुकड़ा क्या है, छोटा सा भाग G24 है, ठीक है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मोदी जी इस पर बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं। हिम्मत 6, इसको हिंदी में बोलते हैं हिम्मत 6। इसको अगर हम इसका विस्तार करें तो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, याद रखिएगा इसको। स्थापना होता है मार्च 1997 में, ठीक है दोस्तों। सदस्य है इसका, सदस्य देखिए, जब आप हिंद महासागर को लोकेशन पे देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, ये 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ एक महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों एक तो ऑस्ट्रेलिया एक ही देश है, बाकी जो 2 देश है एशिया और अफ्रीका, इन दोनों महाद्वीप जो ये 2 महाद्वीप है, इनका जो देश है जो हिंद महासागर के तट पर बसा हुआ है वो सारे देश इसके सदस्य हैं। और
ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बहुत संक्षेप में इसका चर्चा कर रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ आपको आगे। अब देखिए अगला हमारा संगठन है बीमस्टेक। बीमस्टेक का फुल फॉर्म हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को, इसी के आसपास इसकी भी स्थापना होती है, इसके आसपास। मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। सदस्य है भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और भूटान। सदस्य कौन कौन से है दोस्तों? भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और नेपाल। याद रखिएगा इसको ही। ठीक है दोस्तों, अगला है 10वां हमारा लास्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स इसके नाम में ही इसका सदस्य छुपा हुआ है। नाम देखिए, बी फॉर ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका, जो कि 2010 में जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले यहीं केवल ब्रिक था, ब्रिक से ब्रिक्स बना, जो कि साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद 2010 के बाद से। अब देखिए ये महत्वपूर्ण संगठन है, आप इसको लिख के रखिए और इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर याद नहीं करिएगा तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपको याद करने के साथ साथ जब ये लिखिएगा, जब ये पढ़िएगा, तो आपको ये भी गूगल करना होगा कि बनाने के पीछे इसका मकसद क्या है। अगर इसके पीछे इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके पीछे अगर इसमें भारत शामिल होना है, किसी में हो रहा है, किसी से बाहर निकल रहा है, तो आखिर क्या भारत का क्या हित है कि किसी समूह में शामिल हो रहा है। जैसे कि आसियान में भारत शामिल होना चाह रहा है, सार्क अब मर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो ये है हिमत 6 से हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय संगठन आखिर क्यों बनाया गया है, क्या इससे भारत को क्या लाभ होने वाले, इन सारी बातों को आप गहराई से सोचना होगा आपको, और सोच के आपको मंथन करना होगा। इसको अगर आप राइट डाउन करना चाहें, नोट डाउन करना चाहें, तो उसको लिखिएगा भी, और इस तरह से आपको पेपर पढ़ने में धीरे धीरे बहुत आसानी होने लगी। मैं कुछ और भी स्टेप बताऊंगा आगे, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से पेपर भी पढ़ सकते हैं, और क्या काम की चीज़ें हैं पेपर में वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिखिएगा और लिख के आप रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अब दे दीजिए मुझे जाने की अनुमति। धन्यवाद दोस्तों।